स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज डिटर्मिनेशन की जो थ्योरी है लास्ट, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ये दिखाती है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी कि भुगतान संतुलन है, वो एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार शेष है, यानी कि कोई देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, किसी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर बैलेंस नहीं है, तो उस देश की फॉरेन एक्सचेंज रेट भी प्रभावित होती है। बैलेंस किसी का व्यापार, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति यानी कि एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज की की जो डिमांड है और उसकी जो सप्लाई है, अगर वो बराबर हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी होती है। अगर वो बराबर नहीं है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर चेंजेस आएंगे। और जो इस सिद्धांत को हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या जो मोस्ट रिलायबल जो थ्योरी है आज के दिन, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब किसी देश का शेष दुनिया से या किसी दूसरे देश के साथ जिस की मुद्रा के साथ हम अपनी एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन या उसकी एक्सचेंज रेट के अंदर होने वाले परिवर्तन का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उस देश के साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि कुल मिला के हमारा हम कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी हम उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट उधर से हो रहा है, कितना हम उनके वहाँ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी को बनाती हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है वह मोस्ट रिलायबल थ्योरी है, जिसको डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कौन डिमांड करता है मुद्रा की पूर्ति का और कौन सप्लाई करता है मुद्रा की। तो डिमांड क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो मतलब हम कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड के पीछे हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि एक्सचेंज रेट के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड है वो प्रभावित नहीं होती। एक्सचेंज रेट को प्रभावित करने वाले, डिमांड को प्रभावित करने वाले दूसरे कारण हैं। जैसे अन्य कारणों के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर जो कारण हैं, उनके अंदर जैसे पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स है, इंटरेस्ट जो विदेशी ऋण है उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, फॉरेन एड और गिफ्ट जो हम देते हैं, तो उसमें हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। मेरी बात समझे कि फॉरेन एक्सचेंज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें क्यों मांग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फॉरेन एक्सचेंज रेट की हम मांग इसलिए करते हैं कि हमें पेमेंट्स, इंटरनेशनल जो लोन लिए हुए हैं उनकी पेमेंट करनी है, उन लोन के ऊपर ब्याज पे करना है, वो फॉरेन करेंसी के अंदर जाएगा, तो फॉरेन करेंसी की हम मांग करेंगे। और हम गिफ्ट वगैरह देते हैं, जैसे कई बार एक देश दूसरे देश को अकाल या अन्य किसी नेचुरल कैलेमिटी या किसी अन्य जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ धन गिफ्ट कर देता है, तो इस प्रकार की जो पेमेंट है वो भी फॉरेन एक्सचेंज में ही होगी और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ाएंगी। इसी प्रकार जो सप्लाई है, यानी कि सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज रेट की, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो फॉरेन एक्सचेंज रेट को प्रभावित करती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई कौन करता है? सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज है वो प्रभावित होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के दौरान। अगर वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स किसी कंट्री का गिरता है तो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट भी गिरेगी।
यानी कि वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट गिरेगा तो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट भी गिरेगी, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी बढ़ेगी। यानी कि किसी देश की मुद्रा की जो बाह्य कीमत है, एक्सचेंज रेट है, उसको प्रभावित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा हमारा बढ़ेगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि दूसरे देश हमारी जो करेंसी है उसको उसकी मांग करेंगे, क्योंकि हमारी चीज़ें खरीदने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट है वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज करेगी, और वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी कम होगी। अच्छा, फिर है अमाउंट ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, फिर ये है कि वैल्यू ऑफ एक्सचेंज है, नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको रेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको रेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो रेट ऑफ एक्सचेंज को प्रभावित करती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश का है तो तो वैल्यू ऑफ करेंसी है अनफेवरेबल में, वैल्यू ऑफ करेंसी है किसी देश की वो गिर जाएगी। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हमारी देनदारियां ज़्यादा हैं, और हम उन देनदारियों को पूरा करने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज, मान लीजिए $1 25 रुपये का चल रहा है और हमारी देनदारी ज़्यादा बढ़ गई, तो हम देनदारी के लिए ज़्यादा डॉलर की मांग करेंगे, ज़्यादा डॉलर की मांग करेंगे कि हम 25 रुपये से भी ज़्यादा रुपया देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी का एप्रिसिएशन हो जाएगा। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि पहले जो $1 था वो इक्वल टू ₹25 के बराबर था, लेकिन हमारी डिमांड है वो ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने से आप क्या करेंगे कि भाई जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से तो क्या होगा कि हम 25 की बजाय 26 रुपये, 27 रुपये, 28 रुपये जैसे हमारी आवश्यकता है उतना ही हम ज़्यादा पैसा देके हम फॉरेन एक्सचेंज को उठाएंगे और मार्केट में पेमेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल का मतलब हमारी देनदारी ज़्यादा है, तो हम डॉलर को महंगा खरीद लेंगे। $1 25 रुपये का मिल रहा था, हम 25 की बजाय 26, 27, 28 रुपये तक खरीदेंगे। और इस प्रकार जो वैल्यू ऑफ जो डॉलर है वो एप्रिसिएट होगी और जो वैल्यू ऑफ रुपी है वो डेप्रिसिएट होगी। दूसरी तरफ जो फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल है, यानी कि हमारी देनदारियाँ लेनदारियों से कम हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट से ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो हमारी वस्तुओं की मांग करेंगे जो विदेशी जो लोग हैं, और हमारा पेमेंट करने के लिए जैसे वो हमारी मुद्रा को ज़्यादा रुपए दे के, ज़्यादा डॉलर दे के खरीदेंगे। यानी कि पहले वो $1 में 25 रुपये खरीद रहे थे, अब वो 24 रुपये, 23 रुपये। इसका मतलब ये हुआ भारतीय करेंसी है उसकी वैल्यू है वो बढ़ गई, यानी कि पहले $1 के बदले 25 रुपये देते थे, अब हम 22 रुपये दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारी जो मुद्रा है वो बढ़ेगी, मुद्रा का एप्रिसिएशन होगा तो डॉलर का डेप्रिसिएशन होगा। इसको हम डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर और एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी कहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो पूर्ति, जो डिमांड एंड सप्लाई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो एक्सचेंज रेट को प्रभावित करती है। जैसे मुंबई की जो एक्सचेंज रेट है, मार्केट है, उसके अंदर मान लीजिए हम रुपया डॉलर की बात कर रहे हैं, मुंबई की एक्सचेंज मार्केट है,
तो भारत इसमें इस थ्योरी को हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अब मुंबई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं, तो मुंबई फॉरेन एक्सचेंज में कौन डिमांड करता है रुपये की? हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की बात कर रहे हैं, रुपया डॉलर, तो रुपये की मांग कौन करता है और रुपये की सप्लाई कौन करता है? रुपये की मांग कौन करेगा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर? कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो चीज़ें बेचते हैं बाहर। कहाँ? मान लीजिए यूएसए को चीज़ें बेची तो उनको डॉलर मिला, डॉलर को वो बेचेंगे, रुपये में बदलेंगे, रुपये में बदलेंगे, तो इसका मतलब डॉलर के बदले रुपया चाहिए, तो ये डिमांड कर रहे हैं रुपये की। क्या कर रहे हैं? रुपये की डिमांड कर रहे हैं। तो ऊंची एक्सचेंज रेट के ऊपर तो एक्सचेंज रुपये की डिमांड कर रहे हैं। इसी प्रकार जो इम्पोर्टर हैं, इम्पोर्टर को क्या चाहिए? वो डॉलर बेच के सब रुपया दे रहे हैं, क्योंकि उनको रुपया में पेमेंट करनी है। भारतीय जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत रुपये में पे करनी है इम्पोर्टर्स को। इम्पोर्टर्स जो हैं इम्पोर्टर्स हैं वो अमेरिका से चीज़ें मंगा रहे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको डॉलर चाहिए। डॉलर चाहिए तो क्या करेंगे? वो रुपया देंगे और डॉलर खरीदेंगे, रुपया देंगे और डॉलर खरीदेंगे। तो इम्पोर्टर्स हैं वो सप्लाई को, और सप्लाई वहाँ से आती है और डिमांड है वो एक्सपोर्टर करते हैं। तो इस प्रकार सप्लाई और डिमांड है, मान लीजिए इस रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बराबर है, OR के ऊपर OR रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर सप्लाई और डिमांड बराबर है। तो एक्सचेंज रेट बराबर है। अब मान लीजिए रेट ऑफ एक्सचेंज इससे ऊपर चली गई, तो इसके ऊपर क्या है कि ब्याज जो है, डिमांड है वो कम है और सप्लाई है वो ज़्यादा है। डिमांड OM के बराबर है और सप्लाई है वो ON के बराबर है। तो इस प्रकार ये जो डिमांड है वो AB पोर्शन के बराबर, सप्लाई है जो डिमांड से AB पोर्शन के बराबर ज़्यादा है। इसी प्रकार बाई चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ जाए तो जो डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ जाए तो यहाँ डिमांड जो है वो C और D, इसके ऊपर डिमांड ये सप्लाई है वो इसके बराबर है, और डिमांड है वो R1C के बराबर सप्लाई है, R1D के बराबर डिमांड है, CD पोर्शन है वो एक्सेस डिमांड को दिखाता है। तो एक्सेस डिमांड को दिखाता है। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो एक्सचेंज रेट है वो राइज कर जाएगी, एक्सचेंज रेट वापस इस पर आ जाएगी, एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। और जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सचेंज रेट है वो गिर जाएगी। तो इस प्रकार जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो, यानी कि किसी देश की, हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, किसी देश की मुद्रा की वैल्यू उसकी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होगी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स से, तो उस देश की करेंसी का एप्रिसिएशन होगा, उस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं तो उस देश की करेंसी की वैल्यू गिरेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये सिद्धांत है वो मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मांग और पूर्ति
जो एक्सचेंज की है उसको दिखाता है। एक्सपोर्टर्स फॉरेन एक्सचेंज की यानी कि सप्लाई कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब भारतीय रुपये की कह रहा है। भारतीय रुपये के बदले उन्हें भारतीय रुपये की एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो एक्सपोर्टर्स डॉलर की सप्लाई करते हैं और इंपोर्टर्स डॉलर की मांग करते हैं। तो इसको हम एक प्रकार से ले सकते हैं कि भी या तो आप डॉलर रुपया लो या रुपया डॉलर लो। तो इस प्रकार जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आधारित है। इसकी जो मेन मेरिट और थ्योरी है वो रेट ऑफ जो चेंजिंग चल रही है, रोज़ रोज़ के चेंजेस हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से पर वो दिखाती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का महत्व को दिखाती है। और एज पर दिस थ्योरी एक्सचेंज रेट है वो इंटरनल प्राइस लेवल है वो भी काफ़ी प्रभावित करता है। इसको आलोचना इसकी ये है कि परफेक्ट कंपटीशन की मान्यता लेके चलता है। अब भाई मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट हैं वो फिक्स्ड लेके चलता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कारण से उसके कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर चेंज आ सकते हैं। और ये डिमांड से सप्लाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, जबकि डिमांड है वो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये इसकी आलोचना की। इसमें फिर है आपका डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या है? डीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ये 2-3 शब्द कंसेप्ट हैं करेंसी के। डीवैल्यूएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है? जब मांग पूर्ति में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मुद्रा, किसी देश की मुद्रा की ज़्यादा मांग बढ़ जाती है किसी देश के द्वारा। जैसे मान लीजिए हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड अमेरिका में बढ़ जाती है तो अमेरिका के लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुपया मांगेंगे हमसे। तो वो पहले 25 रुपये, $1 के बदले 25 रुपये मिलते थे उनको, अब हम उनको 22 रुपये, 10-20 रुपये दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू करेंसी का एप्रिसिएशन होगा। इसको कहेंगे हम एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। और इसी प्रकार मान लीजिए हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं और अमेरिका के से हम बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं तो हमें पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए। तो हम $1 की चीज़ प्राप्त करने के लिए पहले 25 रुपये देते थे, अब हम 30-35 नहीं 25 से ज़्यादा रुपये भी $1 की चीज़ प्राप्त करने के लिए दे सकें। इसको हम डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी कहते हैं। डीवैल्यूएशन होता है सरकार खुद अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो जानबूझ के कानूनी तौर पर, जैसे डॉलर की कीमत फिक्स कर दी कि भाई हमारे डॉलर की कीमत आज के दिन भाई 10% कम कर दिया हमने, यानी कि 70 रुपये का था तो हमने उसको 77 रुपये का बना दिया डॉलर को, डीवैल्यूएशन हो गया। इसका फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फ़ायदा क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्ट हैं अमेरिकियों के लिए सस्ते हो गए। नुकसान ये होता है कि हमारे इंपोर्ट्स थे विदेशों से आने वाले हमारे देश के लिए जो इंपोर्ट्स थे वो महंगे हो गए। तो इस प्रकार जो डिवैल्यूएशन है वो और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में ये फ़र्क है। डिवैल्यूएशन जानबूझ के किया जाता है और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन है वो मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। कीमतें बढ़ना है एक प्रकार से एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, वो क्या बोलते हैं उसको, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे एक्सचेंज रेट पॉलिसी इन इंडिया। ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। थैंक यू।